गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम चित्रकांत सिंह है और आज मैं एक और आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट। ये जो टॉपिक है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है और ये टॉपिक हमारा जब इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल की हम जब बात करते हैं तो उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट जो था वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्ट था और उसके बाद से एक इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बहुत सारे मूवमेंट्स देखे गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस एक्ट के अंदर। फर्स्ट इज व्हाट इज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आखिर है क्या? इस एक्ट को अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट ऑफ 1919 के नाम से भी जाना जाता है। 1919 में इसको लागू किया गया था और इसका दूसरा नाम जो है उसको ये भी बोलते हैं अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। ये जो एक्ट था ये एक लॉ था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इंडिया के अंदर उनके टाइम पे पास हुआ था। और ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो भी एक्ट्स थे वो उस टाइम का ये एक्ट है। ये 1919 में इसको पास किया गया था। और इस एक्ट को लाने का मकसद ये था कि जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट, एक तरह से जो मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। और इसमें स्पेशली इन्होंने दो रीजन्स को फोकस किया था, बंगाल और पंजाब। तो केवल दो रीजन्स को फोकस करने का जो पर्पस था वो ये था क्योंकि इन रीजन्स में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ये लाया गया था। और दूसरी वजह ये कि उस टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी वो फेज था, तो इसलिए उस दोनों वजह से ये एक्ट लाया गया था। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि एक्ट का मतलब कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी दैट ड्राफ्टेड द लॉ। ये हमें समझना जानना बहुत जरूरी है कि कौन थे चेयरमैन कमिटी के जिन्होंने ये लॉ को ड्राफ्ट किया था। सो सर सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट वाज द चेयरमैन ऑफ द सेडिशन कमिटी दैट ड्राफ्टेड द लॉ। ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा सकता है। सो क्या नाम था? सर सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट। ये कमिटी के सेडिशन कमिटी जो थी जिसने ये ड्राफ्ट किया था लॉ, उसके चेयरमैन थे। ही वॉज अ ब्रिटिश बैरिस्टर एंड जज। वो ब्रिटिश बैरिस्टर थे और जज थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश के वो बैरिस्टर और जज थे। एंड रॉलेट कमिटी क्या थी? इट वॉज अ सेडिशन कमिटी अपॉइंटेड इन 1917 बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। ये एक कमिटी थी, रॉलेट कमिटी, जो 1917 में बनाई गई थी। किसने बनाई थी? ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कमिटी को बनाया था। डिटेल्स ऑफ द एक्ट क्या क्या था इसके अंदर, अब डिटेल्स की बात कर लेते हैं। सो इट वॉज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दिल्ली ऑन 18th of March 1919। ये एक मतलब जो एक्ट हमारे जो एक्ट इंडिया के अंदर होता था, पास होता था या मतलब लागू होता था, उसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो पास करती थी। तो उसने पास किया था और कब किया था? 18 मार्च को 1919 में। और इस एक्ट के अंदर इट एक्सटेंडेड द इमरजेंसी मेजर्स ऑफ प्रिवेंटिव इंडेफिनिट डिटेंशन अप टू 2 years। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर हमने मतलब किसी को इन्होंने डिटेंशन मतलब किसी को भी ये एज अ प्रिवेंटिव मेजर किसी को भी पकड़ के जेल में रख सकते हैं। कितने साल तक? 2 साल तक रख सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल एंड जुडिशियल रिव्यू। मतलब आपको जेल हो जाएगी और आपका कोई ट्रायल नहीं होगा, मतलब आपको कोर्ट नहीं ले जाया जाएगा, कुछ नहीं होगा ना, मतलब जज के सामने पेश किया जाएगा आपको, आप बस जेल में ही रहेंगे। तो इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल। इनेक्टेड इन द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एक्चुअली ये जो प्रोविजंस थे, तो ये क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तो एक एक्ट पास किया गया था, द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। तो उस एक्ट के अंदर ये प्रोविजंस थे। तो क्योंकि अब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि कहीं मतलब कि अगर हम ये सारे मतलब जो भी हमने ये मतलब चीज़ें इनेक्ट करी थी वॉर के टाइम पे, अगर हम इनको हटा देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो फिर कहीं दोबारा से रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इंडिया के अंदर मतलब पकड़ ना ले, या फिर मतलब कि तेज़ी ना पकड़ ले, या फिर हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए मतलब एक तरह से वो ना हो जाए, मतलब इंडियंस वो ना हो जाए, खड़े ना हो जाए। तो उस एक तरह से उनके प्रोविजंस को कंटिन्यू करने के लिए नाम चेंज कर दिया
और रॉलेट एक्ट के नाम से उसको लेके आए और उसके अंदर सारे प्रोविजंस इंक्लूड किए जो कि डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के अंदर थे। फिर इट रिस्ट्रिक्टेड सिविल लिबर्टीज सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली। फिर इसमें इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और आप एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते, असेंबली को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो ये इस एक्ट के प्रोविजंस थे। एक्ट अपोज बाय इंडियन लीडर्स। लेकिन इस एक्ट का जो रॉलेट एक्ट था इसको सब मतलब पूरे सभी इंडियन लीडर्स ने अपोज किया और महात्मा गांधी जी लॉन्च्ड अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑन 30th of March 1919। ये फिर महात्मा गांधी जी आ गए थे। महात्मा गांधी जी उस टाइम पे ऑलरेडी इंडिया के अंदर मतलब अलग अलग जो मूवमेंट्स थे, स्मॉल स्मॉल मूवमेंट्स, उसमें काम कर रहे थे। तो उन्होंने नेशन वाइड प्रोटेस्ट का डिक्लेरेशन किया था 30th of March 1919 में। और उन्होंने बोला कि ये तो डायरेक्ट अटैक है ऑन द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ द इंडियन पीपल। ये तो एक तरह से जो हमारे अधिकार हैं उनके ऊपर ये एक तरह से सीधा मतलब वो है, मतलब अटैक किया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। और इस एक्ट को लागू करने से क्या होता कि बहुत लंबे पैमाने पे अरेस्ट किए गए, टॉर्चर हुआ एंड ऑपरेशन ऑफ द इंडियन नेशनलिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर्स। फिर गांधी जी ने जो कॉल दिया था 30th of March 1919 को, उसी को फॉलो करते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट का डिक्लेरेशन किया। कब? अप्रैल 6 1919 को, जिसको रॉलेट सत्याग्रह भी बोला गया। और इट वॉज अ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अब यहां से क्या होता है, यहां से एक तरह से इस एक्ट को जब अपोज किया गया तो उसके लिए महात्मा गांधी जी ने एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट का डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेयर किया कि भाई अब हम इसको एक्ट को प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हमारे जो राइट्स हैं उनको ये एक तरह से अटैक है उनके ऊपर। और इससे तो ये किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। और जो हमारा जो हम इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो रिवॉल्यूशनरीज हैं और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो काम कर रहे हैं, ये किसी को भी पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। तो इसको बहुत बड़े पैमाने पे इसका प्रोटेस्ट किया गया और सभी इंडियन लीडर्स ने इसको अपोज किया। रेस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स जो था वो बहुत ही हार्श था और ब्रूटल था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही हार्श तरीके से सप्रेस किया और रेस्पॉन्डेड विद फोर्स इंक्लूडिंग द यूज ऑफ द मिलिट्री। आप इमेजिन करिए कि एक सिंपल सा मतलब एक कानून लाया गया है और उसके अपोज करने मतलब उसको अगर जो लोग अपोज करेंगे तो उसके यूज में मिलिट्री का यूज हो रहा है, मतलब आर्मी आपकी मतलब बुलाई जा रही है। इसका मतलब इतने मतलब हार्शली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको वो किया था। और थाउजेंड्स ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट को अरेस्ट किया गया था और गांधी जी को भी मतलब उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था। और इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन सर्टेन रीजन्स। मतलब बहुत सारी जगह पे तो ऐसा था कि मिलिट्री रूल ही डिक्लेयर कर दिया था और वहाँ के जो सिविलियन रूल था या फिर जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक राइट्स थी वो सब उसको मतलब सस्पेंड कर दिया गया था। रिसॉर्टेड टू वायलेंट रिप्रेशन इंक्लूडिंग फायरिंग ऑन अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स। और इवन मतलब रेस्पॉन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का इतना खराब था कि मतलब फायरिंग मतलब जो ऐसे निहत्थे लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इस लॉ के अगेंस्ट में, उनके ऊपर फायरिंग भी की गई। So the response of the British government was very harsh and brutal, and British government tried to suppress this Rowlatt Satyagrah completely. Repealing of the act. अभी एक्ट 1919 से चला और 1922 तक ये मतलब इफेक्ट में रहा। और इस दौरान बहुत सारे जो नेशनल लीडर्स थे उनको जेल में डाला गया एंड दे वर विदाउट ट्रायल। और उनका कोई मतलब उनको कुछ भी मतलब उनकी राइट्स सब वो हो गई और उनको विदाउट ट्रायल जेल में रखा गया। बट इट वॉज रिपील्ड इन 1922। 1922 में इसको वापस लिया गया ड्यू टू पब्लिक प्रेशर और अपोजिशन फ्रॉम द इंडियन लीडर्स, क्योंकि इंडियन लीडर्स भी अपोज कर रहे थे और पब्लिक भी इसको अपोज कर रही थी। तो फाइनली 1922 में इसको वापस लिया गया। और इस रॉलेट एक्ट का इम्पोर्टेंस बहुत सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस माना जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। और इसको वन ऑफ द मेजर इवेंट्स बोला जाता है कि ये एक मतलब ये रॉलेट सत्याग्रह जो था एक मेजर इवेंट था। और इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट ने एक तेज़ी पकड़ी और उसके बाद बहुत सारे मूवमेंट्स हुए जो कि हम आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे।
जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ आपका, फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। तो ये बहुत मेजर इवेंट था अपने आप में, एंड इट मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एंड सिविल डिसोबीडियंस। और इससे एक नए एरा की शुरुआत हुई जिसमें मतलब कि नॉन वायलेंस को मतलब प्राथमिकता दी गई, और मतलब कि मिलके प्रोटेस्ट करने का एक मतलब स्टार्ट हुआ कि भाई हमें प्रोटेस्ट करना है, लेकिन उसको नॉन वायलेंट तरीके से हमें करना है। और इवेंचुअली इट लेड टू इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल इन 1947। अब हम अभी रॉलेट एक्ट की बात कर रहे हैं, वो 1919 की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से और फिर मूवमेंट्स हुए और फिर फाइनली 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वीडियो था रॉलेट एक्ट के बारे में। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। मेरे वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, मेरे को सपोर्ट करिए, और मैं इसी तरह से और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। टिल देन, गुड लक, हैव अ लवली डे, टेक केयर, बाय बाय।